दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आखिरकार एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी हो ही गई। इससे पहले 2 बार ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने की तारीख उत्तर प्रदेश में बढ़ाई गई थी। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद उत्तर प्रदेश में अब कुल 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, वोटर हैं। पहले यह संख्या 15 करोड़ 45 लाख के लगभग थी और एग्जैक्टली कहा जाए तो 15 करोड़ 44 लाख कुछ हजार थी, यानी लगभग 2 करोड़ 89 लाख वोटर कम कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में। आज आई लिस्ट में 25 लाख से ज्यादा ऐसे नाम पाए गए हैं जो एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज थे। अब इन 2 करोड़ 89 लाख वोटरों में से, लोगों में से कितने योग्य वोटर थे जिनके नाम काट दिए गए हैं, यह देखना होगा। एक मिसाल तो कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल का आया है सामने और उनके परिवार की भी मिसाल है जिनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। गुरदीप सिंह सप्पल ने इस मसले पर वीडियो संदेश जारी करते कह रहे हैं, और आपको बता दूं कि गुरदीप सिंह सप्पल और इनका पूरा परिवार, इनके नाम काट दिए गए वोटर लिस्ट से, जो अभी एसआईआर आज जो लिस्ट आई है उत्तर प्रदेश में। सवाल बिल्कुल वाजिब है कि कितने जेन्युइन वोटर नया फॉर्म भरकर अपना नाम जुड़वा सकेंगे। अगर एक योग्य मतदाता का नाम भी कटता है तो यह चुनाव आयोग की गलती मानी जाएगी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या चुनाव आयोग अपनी गलती मानेगा? जब राहुल गांधी वोट चोरी के सबूत पर सबूत दे रहे थे तब भी चुनाव आयोग ने यह नहीं माना था कि उसकी तरफ से कोई भूल हुई है, कोई चूक हुई है। दरअसल मामला भूल या भूल सुधार का नहीं लग रहा है दोस्तों, बल्कि चुनाव प्रक्रिया को पिछले दरवाजे से प्रभावित करने का लग रहा है पूरा का पूरा खेल। इसलिए बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। आज फिर ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, एक नहीं बल्कि 3 बार की मुख्यमंत्री, उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए आज कहा है कि चुनाव आयोग राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में भाजपा की आईटी सेल के बनाए मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा है। साउथ 24 परगना जिले के सागर आइलैंड में ममता बनर्जी ने आज कहा है कि चुनाव आयोग एसआईआर करने के लिए हर तरह के गलत कदम उठा रहा है। यह एलिजिबल वोटर्स को मरा हुआ बता रहा है और बुजुर्ग और बीमार लोगों को सुनवाई में आने के लिए मजबूर कर रहा है। ममता बनर्जी ने यहां आगे भी कहा कि लोग एसआईआर में हिस्सा लेते समय सावधान रहें। उन लोगों की मदद करनी जरूरी है, करनी चाहिए। उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें मदद की जरूरत है। उन्हें मेरा साथ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनका साथ दें जो इस काम की वजह से मुश्किल में हैं, ये कह रही हैं ममता बनर्जी। वहीं टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर को करने के लिए मनमानी और प्रोसेस में गलत कामों का सहारा लिया गया है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल में कार्रवाई की जाएगी। एसआईआर की इस प्रक्रिया ने एलिजिबल और असली वोटर्स की मुश्किलों को काफी बढ़ा दिया है, यह कहना है डेरेक ओब्रायन का। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने यह दावा भी किया है कि जब से एसआईआर शुरू हुई है, डर के मारे करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। सोमवार को यानी कल उन्होंने चेतावनी दी है कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगी और वकील के तौर पर नहीं बल्कि एक आम नागरिक के तौर पर पेश होने की अनुमति मांगेंगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी और जनता के लिए पैरवी करूंगी, मैं जनता की आवाज बनूंगी। ममता बनर्जी ने अभी से बीजेपी को चुनौती दे दी है और बीजेपी ने भी अपनी पुरानी चालें चलना शुरू कर दिया है। जैसे बिहार में लालू प्रसाद और उनके परिवार को कटघरे में खड़ा किया गया, अब पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी के 2010 में रेल मंत्री रहने के दौरान हुए मामले को उठाया जा रहा है। ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान लागू की गई रेलवे कैटरिंग नीति पर आरोप लगाया गया है कि उस समय रेलवे के खान पान स्टॉल और कैंटीन के संचालन की ठेकेदारी से जुड़ी आईआरसीटीसी की जो टेंडर प्रक्रिया थी उसमें नीति स्तर पर बदलाव कर अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों को 9.5% तक आरक्षण दिया गया था। इस मुद्दे को लेकर लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नामक एक कार्यकर्ता ग्रुप ने शिकायत दर्ज कराई है। यानी पश्चिम बंगाल में चुनाव
जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ममता बनर्जी को घेरने के अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यह भी आरोप लगाया गया है ममता बनर्जी के ऊपर कि इस फैसले के कारण एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के अधिकारों में कटौती हुई, जो उनके संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण जैसा है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने की अध्यक्षता वाली पीठ ने रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया है। अब यहां आ गई एनएचआरसी, आप समझ सकते हैं। चुनाव आयोग ने रेलवे बोर्ड से इस पूरे मामले, चुनाव आयोग नहीं बल्कि एनएचआरसी ने, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रेलवे बोर्ड से इस पूरे मामले की जांच करने और विधि सम्मत उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसका मतलब है कि चुनाव के बीच ममता बनर्जी को मुकदमे झेलने पड़ सकते हैं। यही बीजेपी का चुनाव लड़ने और विरोधियों को दबाने का एक तरीका है, यानी दबाव में कैसे लाया जाए विरोधियों को, वो तरीका उसको ऑलरेडी यहां पर अब आजमाने की कोशिश बीजेपी करेगी इन चुनावों में भी। हालांकि सब लोग दबाव में नहीं आते हैं। जैसे कल जेएनयू में 2020 में 5 जनवरी को हुई हिंसा की बरसी पर विरोध के लिए छात्र एकत्र हुए थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, और इस दौरान उमर खालिद मामले में मोदी और शाह के विरोध में नारेबाजी हुई। अब फिर से जेएनयू बीजेपी के निशाने पर आ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कुछ लोगों ने जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गिरोह का अड्डा बना दिया है। राहुल गांधी, टीएमसी, कम्युनिस्ट जैसे लोग इस गिरोह का हिस्सा हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं रखते। उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में और प्रधानमंत्री मोदी व अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। पाकिस्तान जैसी मानसिकता रखने वालों को भारत की जनता ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। लीजिए, पाकिस्तान का नाम आ गया। अगर गिरिराज सिंह से बोले, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, अगर वो कुछ कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं और पाकिस्तान का जिक्र ना करें, क्योंकि सबसे प्यारा पाकिस्तान इन्हीं को लगता है। ये आप सबको, हमको, सबको पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। इनको लगता है कि इनका दूसरा घर पाकिस्तान है, और इसलिए यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां आगे कह रहे हैं कि हम भी नारेबाजी में इस्तेमाल किए हुए गलत शब्दों का समर्थन कभी नहीं करेंगे। ये बात कह रहे हैं वहां पे गिरिराज सिंह। खैर, लेकिन मामला यहां पर दूसरा है दोस्तों। टुकड़े टुकड़े गिरोह कहना या सरकार का विरोध करने वालों पर बार बार पाकिस्तान भेजने की बात कहना क्या सही है? लेकिन मोदी और अमित शाह अपने बदजुबान मंत्रियों पर चुप्पी साध जाते हैं और शोषितों के हक में आवाज उठाने वाले लोगों को देशद्रोही कहते हैं। गिरिराज सिंह के बयान में जिस तरह राहुल गांधी, टीएमसी और कम्युनिस्टों का नाम लिया गया है, उससे जाहिर है कि बीजेपी का असली विरोध किससे है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि किस तरह सत्ता का बेजा इस्तेमाल कर देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने के तरीके बीजेपी ढूंढ रही है। यहां पर उत्तर प्रदेश और बंगाल से एसआईआर पर बड़ी खबर, और साथ साथ मोदी सरकार को नई चुनौती। कौन सी नई चुनौती मोदी सरकार के सामने है, इन सब पे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश कुमार सिंह साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल सिन्हा जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। जरा अमलेंदु जी, एसआईआर, आपका नाम आ गया एसआईआर में अमलेंदु जी? राजीव जी, नाम तो आ गया है मेरा, और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश कुमार जी का कि मेरा नाम नहीं काटा उन्होंने। मेरा नाम आ गया है एसआईआर की लिस्ट में। अब पता नहीं मुझको क्या समझ के मेरा नाम ले लिया है, वरना मेरा नाम तो काटना चाहिए था, लेकिन आ गया है नाम। जिसके लिए ज्ञानेश कुमार जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि मेरा नाम लिस्ट में है, मतदाता में हूँ। मैं भारतीय नागरिक हूँ, घुसपैठिया नहीं हूँ। ये मुझको ऐसे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों ने बहुत सारी सभाएं कर ली हैं। अब राजीव जी, ब्राह्मणों की सभाओं का तो मुझे पता नहीं, चूंकि कोई भी ब्राह्मण सभा वाला मुझसे मिलने आया नहीं, और बिना मेरे ब्राह्मण सभा कोई बंद कैसे जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। अगर कोई ब्राह्मण सभा बननी है तो बिना मुझसे पूछे कैसे बन जाएगी? कोई अगर विश्व हिंदू परिषद बननी है तो बिना मेरा राय लिए हुए कैसे कोई विश्व हिंदू परिषद बन सकती है? ये सब गैर हिंदू हैं, गैर ब्राह्मण हैं, जिन्होंने भी ये सभाएँ बनाई होंगी। बिना मुझसे पूछे हुए कोई ब्राह्मण सभा नहीं बन सकती, और बिना मुझसे पूछे हुए कोई विश्व हिंदू परिषद नहीं बन सकता राजीव जी। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्राह्मण हूँ, सबसे बड़ा हिंदू हूँ। तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ राजीव जी।
तो बहरहाल अब मोदी जी को भी अगर खुद को हिंदू साबित करना है तो पहले मुझसे प्रमाण पत्र लें, उसके बाद बात करें। वो सारी दुनिया को बांटते रहते हैं प्रमाण पत्र, लेकिन मुझसे प्रमाण पत्र ले लें पहले। बहरहाल राजीव जी, आज बड़ी मजे की बात राजीव जी हुई, थोड़े समय के लिए राकेश द्विवेदी जी आए और राजीव जी मुझे लगता है कि मोतीलाल नेहरू का नाम लेना तो कांग्रेस भी भूल चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग पंडित मोतीलाल नेहरू का नाम ले रहा था आज सुप्रीम कोर्ट में और बता रहा था कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने और बाबा साहब अम्बेडकर जो थे उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया, जो अंग्रेजों का कम्युनल डिवीजन था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और तब जाके चुनाव आयोग बना और ये चुनाव की पद्धति बनी। तो राजीव जी, अगर इसके बीच में चुनाव आयोग ये पंडित मोतीलाल नेहरू को याद कर रहा है तो हमको इसकी तारीफ तो करनी चाहिए कि जिन पंडित मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस भी भूल चुकी है। मतलब मुझे ध्यान नहीं पड़ता है कि पंडित मोतीलाल नेहरू के नाम को लेकर कांग्रेस भी कभी कुछ करती है, सिर्फ उनके जन्म दिवस और पुण्यतिथि के अलावा उनको चुनाव आयोग याद कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में याद कर रहा है, तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं चुनाव आयोग साहब ज्ञानेश कुमार जी। लेकिन राजीव जी, कल जो ज्ञानेश कुमार जी ने चैलेंज दिया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, कल वो झारखंड में थे और झारखंड में उनका एक जारी मतलब जो कहा उन्होंने कहा कि SIR पर ना मैं दबूंगा, ना मैं झुकूंगा, ना मैं डरूंगा। तो बताएं ज्ञानेश कुमार जी, मैंने दोपहर भी राजीव जी बात कही थी अपनी ब्रेकिंग में कि ज्ञानेश कुमार जी बताएं कि उनको कौन डरा रहा है, कौन दबा रहा है, कौन झुकाने की कोशिश कर रहा है। हलफनामा देकर ज्ञानेश कुमार जी बताएं कि उनको कौन दबा रहा है, कौन झुका रहा है, कौन डरा रहा है, वरना राष्ट्र से माफी मांगे। तीसरा कोई विकल्प नहीं है ज्ञानेश कुमार जी के पास। ये बताना पड़ेगा जब आप कह रहे हैं कि आपको डरा रहा है, धमका रहा है और झुकाने की कोशिश कर रहा है। कौन है वो? राहुल गांधी ने नहीं डराया आपको, ना झुकाया ना दबाया, तो कौन है ये? मोदी जी हैं कि अमित शाह जी हैं? कौन है ये जो आपको दबा रहे हैं, झुका रहे हैं और डरा रहे हैं? ये उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन राजीव जी, SIR पर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, 8 तारीख को फिर इस पर बातचीत होगी, निश्चित तौर पर आगे बातचीत बढ़ेगी। और अब देखना यह है राजीव जी कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी क्या नया सुप्रीम कोर्ट है, चूंकि तो नया चुनाव आयोग है, ज्ञानेश कुमार जी बता चुके हैं, तो क्या नया सुप्रीम कोर्ट 3 जजों की जो लाल बाबू हुसैन मामले में आदेश है 3 जजों की खंडपीठ का कि किसी भी व्यक्ति का नाम चुनाव आयोग नहीं काट सकता, कोई भी नहीं काट सकता, और जिसका नाम काटा जाएगा उसको बिना सुने, बिना जमीन पर गए हुए, उसकी तहकीकात किए आप उसका बिना पक्ष सुने हुए नाम नहीं काट सकते। तो ये 2,89,00,000 जो उत्तर प्रदेश में नाम काट दिए हैं, इनको कब नोटिस दिया गया, कहाँ इनकी सुनवाई हुई, कौन इनकी ज़मीन पर देखने के लिए गया, तो ये आप कैसे काट देंगे? तो क्या नया सुप्रीम कोर्ट अगर है तो क्या वो उस 3 जजों की खंडपीठ के फैसले को 2 जजों की खंडपीठ पलट देगी? ये भी राजीव जी से SIR पर जो बहस चल रही है उसका जब आएगा नतीजा तो ये देखने वाली बात होगी। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब, मतलब क्या आदेश देगा, क्या नहीं देगा, क्यों इतना डिले हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले आते हैं, डिले होता ही रहता है। EVM पर 2019 के चुनाव से पहले याचिका पड़ी हुई थी राजीव जी, और 2024 का आया लोकसभा चुनाव, बीच लोकसभा चुनाव तक जो थी उस पर बहस चलती रही, और अब वो कहाँ चला गया मामला पता ही नहीं चल रहा है। 3 तो उसके बाद तो CGI बदल चुके। जुलाई 2024 में उसमें सुनवाई होनी थी, आज तक तो वो लिस्ट हुई नहीं है। तो ऐसे ही 20-25 साल तक मुकदमे चलते रहते हैं। मुझे लगता है SIR का मुकदमा भी 20-25 साल चलेगा, तब तक नए सिरे से परिसीमन भी हो जाएगा, डिलिमिटेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और उसके बाद फिर हो सकता है कि कोई नया फिर से सुप्रीम कोर्ट आए और वो कहे कि ये ऐसा ये प्रक्रिया गलत थी और इसके आधार पर बनी हुई सरकारें अवैध थीं। लेकिन चूंकि सरकारें बन चुकी हैं, काम कर चुकी हैं, इसलिए उनको हटाया नहीं जा सकता, जैसा कि महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि चूंकि अवैध सरकार है और सरकार चल रही है तो इसलिए अवैध सरकार चलती रहेगी। तो इसी तरीके से राजीव जी फैसला आ सकता है कि SIR अवैध था, और चूंकि SIR हो चुका तो SIR के बल पे जो सरकारें बन गई इसकी लिस्ट पे, तो वो सरकारें चलती रहेंगी, चूंकि सरकारें चल रही हैं। तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा राजीव जी, ऐसा समझा जा सकता है। इस तरीके की बातें भी आ सकती हैं। लेकिन राजीव जी, कुल मिलाकर मुझको लगता है कि सरकार के सामने भी चुनौतियाँ हैं, और ये चुनौतियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। अब उत्तर प्रदेश में अगर 2,89,00,000 नाम कटे हैं राजीव जी, तो ये नाम किसके कटे हैं ये भी तो पूछा जाना चाहिए। चूँकि योगी जी तो कह रहे हैं कि उनके लोगों के नाम कटे हैं, तो उनके लोगों के नाम किसने कटवा दिए? तो क्या दिल्ली वालों ने लखनऊ वालों के नाम कटवा दिए? ये भी एक बड़ा सवाल है राजीव जी। तो क्या अंदर अंदर भी कुछ चल रहा है कि योगी जी को निपटाने के लिए यूपी में SIR कराया गया ताकि 27 में योगी जी निपट जाएं? अगर ऐसा चल रहा है तो ये भी बहुत खेल खतरनाक है।
और अगर नहीं चल रहा है, जैसा कि ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सही चल रहा है और कोई दुर्भावना नहीं है, सब चुनाव के सामने सब है, और जैसा कि कानपुर में जब वो गए थे अपनी जाति के सम्मेलन में, हालांकि उत्तर प्रदेश में जाति के सम्मेलन पर रोक लगी हुई है, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी गए थे अपनी जाति के सम्मेलन में अपना जाति का गौरव बढ़ाने के लिए, वहाँ उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, सब समकक्ष हैं। तो जैसा कि उन्होंने कहा अपने जातीय सम्मेलन में कि चुनाव आयोग के लिए सब समकक्ष हैं, तो अगर सब समकक्ष हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में ऐसे आपने अभी इनके दो वक्तव्य सुना डाले अमलेंदु जी, इन दोनों वक्तव्यों से पक्ष विपक्ष समकक्ष से तो मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए ज्ञानेश कुमार पेश करने वाले हैं, क्योंकि तुकबंदी में वो भी माहिर हैं और ये भी तुकबंदी करने लगे हैं। राजीव जी, मैंने दोपहर में यही कहा अपने ब्रेकिंग कार्यक्रम में, मैंने कहा कि ज्ञानेश कुमार जी को समझ में आ गया है कि जब चुनाव आयोग को ही कोई प्रधानमंत्री बनवाना है, वो चाहे नरेंद्र मोदी बने या कोई भी जी बने, तो ज्ञानेश कुमार खुद क्यों नहीं बन सकते हैं? तो तगड़ी चुनौती मोदी जी के लिए ज्ञानेश कुमार तैयार हो रहे हैं। मोदी जी को समझ जाना चाहिए, अगर इस चुनाव आयोग के भरोसे मोदी जी प्रधानमंत्री बनने रहना चाहते तो नहीं रह पाएंगे। इस एसआईआर में कोई और खेल तो नहीं चल रहा है कि मालूम पड़े कि ज्ञानेश कुमार जी वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाए। चुनाव आयोग किसी दिन एक जारी कर दे, चुनाव आयोग से एक अधिसूचना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री पद से हटाए जाते हैं, अब ज्ञानेश कुमार जी ही प्रधानमंत्री होंगे और चुनाव आयोग को ये शक्तियां प्राप्त हैं और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई दखल ना दे। ये हलफनामा भी आ सकता है राजीव जी, हलफनामा जब ये जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये मत बोलिए, ये मत बोलिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उनको संसदीय दल का नहीं, उनको चुनाव सांसद इतना भी नहीं। अब हमारे जो नए बच्चे आजकल संविधान पढ़ रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो अब क्या सोचेंगे, अमलेंदु जी ने कह दिया तो सही कह दिया, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये है कि चुनाव लड़ के आएंगे। बिहार में, उत्तर प्रदेश में कई गुंडे मवाली पहले हुआ करते थे जो नेता पाल के रखते थे, उनके लिए चंदा करते थे, उनके लिए बूथ लूटा करते थे। बाकी उनको लगा कि चलो भाई अब जब सारा काम हम ही कर देते हैं, उनको नेताजी बनाते तो हम भी नेताजी बन जाएं। तो उन लोगों ने चुनाव के मैदान में कूदना शुरू किया, चुनाव लड़ना शुरू किया और फिर सांसद विधायक बनना शुरू हुए, मंत्री बनना शुरू हुए। तो कई लोगों के जो आते हैं, आप देखते होंगे ADRO रिपोर्ट छापता है जिसमें किस विधायक के नाम से कितने केसेस हैं, कितने उनके ऊपर हत्या के आरोप हैं, लूटपाट के आरोप हैं। तो वो सब आप देखकर आपको समझ में आता होगा कि इनका जो पास्ट है वो कितना ब्राइट रहा था। तो वहां तक जा सकते हैं ज्ञानेश कुमार जी, लेकिन चुनाव लड़ना होगा, उनको चुनाव लड़ना होगा। हाँ, हथकंडे सारे उनके हाथ में है तो वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये मत बोलिए कि कल को बोलेंगे चलिए उससे हम अपने ही संविधान को थोड़ा उस पर कई न आशंका पैदा करते हैं। और नए बच्चे जो संविधान को पढ़ रहे हैं, हमारे देश के इस लोकतंत्र को समझ रहे हैं, राजनीति को समझने के लिए इस कार्यक्रम को करते हैं हम लोग, सुनते हैं तो वो क्या कहेंगे कि अमलेंदु जी ने जो कह दिया, वो पैनलिस्ट हैं भाई, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है, सही कहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप मजाक कर रहे थे, व्यंग्यात्मक लहजा था आपका। हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूं मैं, परिकल्पना में जी रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। मत जी मैं परिकल्पना कर रहा हूं कि खतरा मोदी जी के लिए कितना ज्यादा है। उस खतरे में मैं तो मोदी जी की तरह लंबा सोचने लगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मोदी जी भी तो बहुत दूर की सोचते हैं, तो मेरा भी विजन मोदी जी से थोड़ा लंबा हो गया ज्यादा। चलिए, आपका साथ दे रहे हैं हमारे एक साथी हैं संजय कुमार सिंह साहब, वो साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अमलेंदु जी जो कह रहे हैं वो हो सकता है, 6 महीने बाद सांसद बनना जरूरी होगा, वो सांसद बन जाएंगे, पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, तमाम सांसदों को, तो चलिए संजय कुमार सिंह साहब को शुक्रिया, उन्होंने आपका साथ दिया, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री बनने के लिए संसदीय दल का नेता चुना जाना जरूरी है पहले, उसके बाद आप प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बाद भले आप कह रहे हैं कि आप सांसद चुने जाइए 6 महीने बाद, वो अलग चीज है, लेकिन पहले आपको तमाम 240 भाजपा के और बाकी जो हैं 293 टोटल है आपके पास, उनमें से मैक्सिमम से आपको संसदीय दल का नेता चुना जाना होगा। आप नरेंद्र मोदी नहीं हैं कि बिना NDA के नेता चुने हुए ही आप प्रधानमंत्री पद की घोषणा कर दें। चलिए खैर, बीजेपी के चुने नहीं गए और फिर फाइनली आपको याद होगा 2024 में क्या हुआ था। पर बढ़े आगे, चलिए। अभी भी नहीं है बीजेपी के संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी जी, NDA के संसदीय दल के नेता बीजेपी के अभी भी नहीं है। बस चलते चलते राजीव, अनिल सिन्हा जी को आज बधाई का दिन है, क्योंकि अनिल सिन्हा जी का आज जन्मदिन है, तो हम तमाम पैनलिस्ट की तरफ से और DVL परिवार, अरे वाह अनिल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसीलिए आज शायद आप जोरदार ढंग से अपनी बात रख रहे थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अनिल जी। और मैं जान रहा हूं आप बार बार बाएं दाएं देख रहे हैं, तो इसका मतलब केक वेक काटने की व्यवस्था होगी और आपको बार बार बुलाया जा रहा है।
जी, लेकिन बहुत शुभकामनाएं अनिल जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। दोस्तों, हमारे साथी अनिल सिन्हा जी का आज जन्मदिन है और इनको ढेरों शुभकामनाएं। और ये 2026 आशानुरूप हो, ये जैसा सोच रहे हैं, लेकिन इनकी चिंता भी वाजिब है, जायज है कि विपक्ष एकजुट हो, मजबूत हो और मजबूती के साथ फाइट करे, तभी इस देश का लोकतंत्र जो दोनों पटरी है वो बराबर हो। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, कई बार अगर आपको वो हक नहीं मिलता है तो छीनना पड़ता है। यहां विपक्ष को छीनने के लिए मैदान में आना होगा।